देखिए, द्वितीया तत्पुरुष के बाद आपका अगला तत्पुरुष आ जाता है तृतीया तत्पुरुष समास। तृतीयांत तृतीयांत पदों के साथ तृतीयांत पदों के साथ कृदंत शब्दों के कृदंत शब्दों के साथ कृदंत शब्दों के साथ और सदृश सदृश सम सदृश सम कलह निपुण निपुण त्रात दृष्ट त्रात दृष्ट हीन पूर्व हीन पूर्व विद्ध विद्ध आदि पदों के साथ आदि पदों के साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपका कृदंत शब्दों के साथ यानी पहला पद आपका कृदंत शब्द हो, कृदंत का मतलब कि कृत प्रत्यय से लगा हुआ हो शब्द हो, यानी धातु रूप न हो बल्कि शब्द रूप हो, यानी शब्द हो, उस शब्द के साथ सदृश जुटा हो, सम या कला या निपुण या त्रात या दृष्ट या हिन या पूर्व या विद्ध ये शब्द हों तो वहाँ तृतीया तत्पुरुष हो जाता है। अर्थात पूर्व पद जो कृदंत शब्द है उस शब्द में तृतीया विभक्ति लगाकर उसका विग्रह करेंगे और समास के नाम पर लिखेंगे तृतीया तत्पुरुष समास। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि यदि पूर्व पद कोई शब्द हो और पूर्व पद के बाद उत्तर पद आपका सदृश हो या सम हो या कलह हो या निपुण हो या त्रात हो या दृष्ट हो या हीन हो या पूर्व हो या विद्ध हो तो वहाँ तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है। अर्थात पूर्व पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके हम उसका विग्रह करते हैं। अब आप लोग उदाहरण से समझिए, जैसे आपका है मातृ सदृश, यहाँ दो शब्द है, एक पूर्व पद है मातृ और उत्तर पद है सदृश, तो मातृ में तृतीया विभक्ति लग जाएगा, सदृशा है इसलिए यह तृतीया तत्पुरुष समास होगा और मातृ शब्द में तृतीया विभक्ति लग जाएगा, यानी मातृ का तृतीया विभक्ति में आपका होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा। यह हो जाएगा मात्रा सदृशः।
इसी प्रकार से आपका पितृ सदृश होता तो पित्रा सदृश क्या हो जाएगा? पित्रा सदृश। अगला उदाहरण पितृ समा। पितृ समा देख लीजिए, यहाँ पर उत्तर पद सम है, इसलिए तृतीयांत तत्पुरुष समास होगा, अर्थात पितृ में तृतीया विभक्ति लग जाएगी विग्रह करते समय। तो आप लोग समझ रहे हैं, अभी अभी आपको बताए हैं कि मातृका तृतीया विभक्ति में होता है मात्रा, तो पितृ का भी तृतीया विभक्ति में हो जाएगा पित्रा। तो यह हो जाएगा आपका पित्रा सम। ठीक, अगला एक और उदाहरण देखिए, वाक कलह। वाक कलह, यहां पर आपका कलह आ गया, तो वाक में आपका तृतीया विभक्ति लगा देंगे, यानी वाक का तृतीया में होगा वाचा। क्या होगा? वाचा कलह। वाचा कलह। ठीक, कलह के बाद अगला उदाहरण है निपुण। क्या लिखा गया है देख रहे हैं आप लोग? तो आप आपका आ गया त्रात। त्रात का उदाहरण देखिए, हरि त्रातः। हरि त्रातः, तो हरि का तृतीया विभक्ति में होगा हरिणा। हरिणा त्रातः। ठीक, इसी प्रकार से आपका आता है दृष्ट। दृष्ट का उदाहरण देखिए, एक सर्प दृष्ट। क्या हो गया? सर्प दृष्ट। तो सर्प में तृतीया विभक्ति होगी और यह हो जाएगा सर्पेण दृष्ट। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, प्रज्ञाहीन। प्रज्ञाहीन, प्रज्ञा में तृतीया विभक्ति हो जाएगी तो प्रज्ञया हीन। इसी प्रकार से हो जाएगा मास पूर्व। तो मास में तृतीया हो जाएगा मासेन पूर्व। ठीक इसी प्रकार से बाण विद्ध। बाण विद्ध, बाण में तृतीया हो जाएगा बाणेन विद्ध। नख भिन्न। अब नख में तृतीया विभक्ति होगी नखेन भिन्न। नखै भिन्न। नखै भिन्न। फिर इसी प्रकार से है एकोन। इसका संधि करेंगे तो होगा एक धन उनः। तो एक में तृतीया विभक्ति लगेगी तो एकेन उनः। एक और उदाहरण देख लीजिए, धन्यार्थ। धान्यार्थ,
धान्यार्थः। धान्य में तृतीया विभक्ति होगी तो यह हो जाएगा धान्येन। इस प्रकार से आपने देख लिया कि जिस सब यानी समास में पूर्व पद सदृश सम कला त्रात दृष्टहीन पूर्व विद्ध भिन्न ऊन अर्थ आ जाता है तो वहाँ तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है। अर्थात विग्रह करते समय पूर्व पद में यानी पहले पद में तृतीया विभक्ति लगाकर उसका हम विग्रह करते हैं। इस प्रकार से आपका तृतीया तत्पुरुष समास समाप्त हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। इसके बाद अगला आपका उदाहरण सही तत्पुरुष समास। अगला समास होता है आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास चतुर्थयंत। चतुर्थयंत चतुर्थयंत शब्दों का चतुर्थयंत शब्दों का तदर्थ तदर्थ बलि हित बलि हित सुख रक्षित आदि शब्दों के साथ आदि शब्दों के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपका उत्तर पद बल हित सुख रक्षित बल हित सुख रक्षित आदि शब्द आ जाता है तो वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अर्थात पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति लगा दी जाती है तो उसका विग्रह हो जाता है और उसे हम कहते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास। क्या कहते हैं? चतुर्थी तत्पुरुष समास। उदाहरण देश देखिए, कुंडल हिरण्यम। कुंडल हिरण्यम यहाँ कुंडल में तृतीया अरे चतुर्थी विभक्ति होगी। क्यों कि यहाँ हिरण्यम का मतलब हो गया तदर्थ। अभी इसमें आया है शब्दों का तदर्थ, यानी यहाँ पर तदर्थ का भाव है, क्योंकि जिस प्रयोजन के लिए वस्तु है यानी कुंडल के प्रयोजन के लिए यहाँ पर वस्तु है तो इसका मतलब यह हो गया कि तदर्थ के लिए
आपका कुंडल में चतुर्थी विभक्ति होगी और कुंडल में आप चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे तो यह हो जाएगा कुंडलाय हिरण्यम। ठीक इसी प्रकार से अन्य उदाहरण पठन पुस्तक। पुस्तक का प्रयोजन क्या है? पढ़ने के लिए है, तदर्थ भाव आ गया। तो यहाँ पर पठ में चतुर्थी विभक्ति होगी, यह हो जाएगा पठनाय पुस्तक, पठनाय पुस्तकम। ठीक इसी प्रकार से यूपदारु, यहाँ यूप माने होता है यज्ञ स्तंभ और दारू माने होता है लकड़ी। यानी इस लकड़ी का प्रयोजन क्या है? यज्ञ स्तंभ बनाने के लिए। तो यूप में आपका चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा यूपाय दारु, यूपाय दारु। इस प्रकार से तदर्थ के अर्थ में आप भाव समझ गए। यदि जो किसी प्रयोजन के लिए कार्य होता है तो वहां तदर्थ का प्रयोग होता है, वहां तदर्थ का भाव होता है। अब अगला एक उदाहरण देखिए, गोहितम। गो हितम, तो गो का चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा गवे। क्या होगा? गवे हितम। ठीक इसी प्रकार से बलि का उदाहरण देखिए, छूट गया है भूत बलि। तो भूत में चतुर्थी होगा भूताय बलि, भूताय बलि। इसी प्रकार से आप दान पात्र का मतलब हो गया दानाय पात्र, भातृ सुखम, भातृ सुखम। तो भातृ का चतुर्थी में विभक्ति में होता है भातृ। क्या होता है? भातृ सुखम। क्या हो गया? भातृ सुखम। पुत्र हितम, पुत्र हितम। यह हो जाएगा पुत्राय हितम। तो ऐसे ही आप इसका विग्रह करेंगे और वो चतुर्थी तत्पुरुष समास जब होगा तो ऐसे आप विग्रह करेंगे और उसको लिखेंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब आप लोग समझ गए होंगे। चतुर्थी तत्पुरुष समास के बाद अगला आता है पंचमी तत्पुरुष समास। कमेंट हो गए बा ये खत्म हो जाए। पंचमी विभक्ति अंतः, पंचमी विभक्ति अंतः शब्दों को भय देने वाले शब्दों को
यानी शब्दों का भय देने वाले को नहीं, शब्दों का भय देने वाले शब्दों के साथ तथा अपेतः अपेतः मुक्त और पतितः। मुक्त, पतित, भ्रष्ट, भीत, भ्रष्ट, भीत, भ्रष्ट, भीत आदि शब्दों के साथ, आदि शब्दों के साथ आदि शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। यानी यदि आपका भय पतितः, भीतः, मुक्तः, भ्रष्टः आदि शब्दों आ जाते हैं तो पंचमी तत्पुरुष समास हो जाता है। अर्थात व्यग्र करते समय पूर्व पद में पंचमी विभक्ति हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग सस्पेंशन में पड़ जाएंगे। क्या है, अभी हम लिखाए हैं या बता रहे हैं कि पतितः, पतितः पर पंचमी हो जाता है, लेकिन हम द्वितीय तत्पुरुष समास में भी बताए हैं कि पतितः पर आपका द्वितीय तत्पुरुष हो जाता है। तो इसको समझने का प्रयत्न करें कि पतिता का मतलब गिरना, और गिरने के मतलब यदि गिरते समय आप अलग हो जाते हैं तब तो आपका पंचमी विभक्ति लगाएंगे और पंचमी तत्पुरुष समास होगा। लेकिन यदि आपका भाव अलग नहीं है तो वहां पर आपका द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे आपका है कूप पतितः, कुएं में तो गिरा है लेकिन कुएं में गिरा है, यानी वह कुआं से अलग नहीं हुआ है बल्कि कुआं को वह पकड़ लिया है। तो यहां पर आप लोगों को द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। कुछ भाई लोग यह समझते होंगे कि कुएं में गिरा का मतलब कि में हो गया और में आपका सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है तो यहां सप्तमी होना चाहिए। नहीं, अभी आपको अनुवाद बनाने का नियम 7-8 में बता दिए हैं, या इसके बाद हम अनुवाद बनाने का नियम बताएंगे तो विधिवत बताएंगे कि गमनार्थक धातुओं में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और चूंकि वह कुएं में गिरा है तो यह गमन कर रहा है, इसलिए वहां द्वितीय होगा। तो कूप में क्या होगा, कूप पतितः में कूपम पतितः द्वितीय तत्पुरुष। लेकिन यही होता आपका स्वर्ग पतितः। क्या होता, स्वर्ग पतितः। अब स्वर्ग का पतितः का मतलब कि स्वर्ग से गिरा, और स्वर्ग से गिरा का मतलब कि जब स्वर्ग से गिरेगा, या अश्व पतितः घोड़े से गिरेगा तो अलग हो जाएगा। इसलिए स्वर्ग में या अश्व में
आपकी पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यह हो जाएगा स्वर्गात पतितः। समझ गए? एक और उदाहरण देखिए, व्याघ्रभीतः। तो यहां हो गया व्याघ्रात भीतः। क्या हो गया? व्याघ्रात भीतः दुख मुक्तः। दुख मुक्तः, यह हो जाएगा दुखात दुखात मुक्तः। यदि आपका हो जाता है वृक्ष पतितः, तो क्या हो जाएगा? वृक्ष से वह गिरा तो वृक्ष से अलग हो गया, तो परिणाम तो वृक्ष में वृक्षात पतिता हो जाएगा। पंचमी तत्पुरुष समास। पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, यह हो जाएगा पथात भ्रष्ट। समझ आए हैं? क्या होगा? पठात भ्रष्ट। इसी तरह से आप पंचमी तत्पुरुष समास को विग्रह करके पंचमी तत्पुरुष समास बता सकते हैं। यानी इस प्रकार आपका पंचमी तत्पुरुष समास समाप्त हो गया। बंद करा, बंद करा।